दुनिया का जो भी देश डेमोक्रेटिक है वहां पर कॉन्स्टिट्यूशन तो होगा ही होगा, ये कंपलसरी है। दुनिया का जो भी देश जहां पर डेमोक्रेसी है वहां पर कॉन्स्टिट्यूशन तो होगा ही होगा, लेकिन जरूरी नहीं कि कोई देश में कॉन्स्टिट्यूशन है तो वहां पर डेमोक्रेसी हो। इसका एग्जांपल बताऊं? ब्रिटिश वाला नहीं, 1791 में फ्रांस में नेशनल असेंबली ने क्या लागू किया था? कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन क्या वहां डेमोक्रेसी आई थी? नहीं आई थी। लेकिन जहां डेमोक्रेसी आएगी वहां कॉन्स्टिट्यूशन आएगा ही आएगा। ये कुछ बारीक बातें हैं जो आगे चल के काम आती हैं, आप लोगों के लिए आगे यूजफुल होंगी। ये कुछ बेसिक चीजें हैं, छोटी चीजें जो संविधान, लोकतंत्र, राजनीति, इनको आपको क्लियर करती है। इस चैप्टर की इंपॉर्टेंस इतनी है कि पूरी 10th की पॉलिटी इसी से कवर होगी, पहली चीज। दूसरी चीज, आप इस चैप्टर को समझने के बाद इतने कैपेबल हो जाओगे कि आप ये जान जाओगे कि भैया हमारे देश में संविधान में क्या बातें लिखी गई हैं। अब आज जो मैं पढ़ाऊंगा, कल मैंने पढ़ाया था 3 ट्रायल हुए, 3 ट्रायल। पहला ट्रायल 1928 का साइमन कमीशन जो कि फेल हो गया। दूसरा ट्रायल 1929 का नेहरू रिपोर्ट जो कि फेल हो गई। तीसरा ट्रायल 1935 का ट्रायल नहीं था, ये इंडियन गवर्नमेंट एक्ट था जो कौन लेके आए थे? ब्रिटिशर्स लेके आए थे। कौन लेके आए थे? ब्रिटिशर्स लेके आए थे। और इन्होंने कुछ बातें बोली थी जो आज के संविधान में, जो आज के कॉन्स्टिट्यूशन में कितने परसेंट है? लगभग 15% के आसपास। मैंने आपको ये भी बताया था कि इनमें से कुछ बातें जैसे यूपीएससी, आरबीआई, ये विधानसभा, राज्यसभा, लोकसभा वाला प्रोविजन जो भी है, विधानसभा और मेनली लोकसभा वाला प्रोविजन, स्टेट गवर्नमेंट का प्रोविजन भी यही आया था। समझे बात को? अब ये बातें तो यहाँ तक हो गई थी। अब अपन आगे का स्टार्ट करेंगे। आगे का अपन स्टार्ट करके ये देखेंगे कि आखिर अपना संविधान बना कैसे। संविधान बनने के पहले एक बात याद रखिएगा, आज भागों में है लेकिन बच्चे पढ़ते नहीं है। सोशल बड़ा प्यारा सब्जेक्ट है। ह्यूमैनिटीज को, आर्ट्स को हिंदुस्तान में इस तरीके से लिया गया है कि जो सबसे नाकाबिल बच्चा होगा वो आर्ट्स पढ़ेगा, लेकिन जो भारत को ही नहीं जानेगा वो क्या पढ़ेगा? बिना सोशल स्टडीज के कैसे आप सोशल वेलफेयर करोगे, जन कल्याण? इसका मतलब है आप सिर्फ अपने मतलब के लिए पढ़ रहे हैं। सोशल स्टडीज मतलब सोशल वेलफेयर, एक सोशल अवेयरनेस, एक सोशल अवेयरनिंग जो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अब इसको डालूंगा शॉर्ट में, तुमने बोला ना। अब देखो, जो मैं आज चीज बताने वाला हूँ वो बड़ी प्यारी चीज है। आज तक भारत में चुनाव नहीं हुए, आज तक भारत में चुनाव नहीं हुए। जब अंग्रेज रहते थे तब 1946 तक तो कोई चुनाव नहीं हुए। भारत के लोग बोल बोल के थक गए, परेशान हो गए कि भाई हमारे को भी चुनाव करा दो, हमारे को हमारी सरकार चलाने दो। जो स्वराज वाला कंसेप्ट था वो तो खैर कब की चले गया था। फिर पूर्ण स्वराज, आजादी, तो वो तो दे ही नहीं रहे थे ना अपने को कुछ भी। तो फिर आप बोलोगे चुनाव का इस बात के? भाई आप बोलोगे चुनाव किस बात के? भारत में अंग्रेजों ने चुनाव क्यों कराए? सरकार बनाने के लिए? ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। भारत में पहली बार चुनाव हालांकि 1937 में हुए, लेकिन ये प्रोविंशियल इलेक्शन थे, छोटे मोटे लेवल पे लोग अपना काम कर सकें। लेकिन भारत में 1946 में एक इलेक्शन होता है और वो इलेक्शन भारत के पूरे कंप्लीट टेरिटरीज में कराया जाता है। और वो इलेक्शन क्यों कराया जाता है? सुनना, क्योंकि अंग्रेज जाने वाले थे भारत छोड़ के, तो भारत पे गवर्नमेंट होगी। ये भारत की गवर्नमेंट का था। अरे भारत की गवर्नमेंट के लिए इलेक्शन कैसे हो जाएगा जब संविधान नहीं बना है? तो संविधान में लिखा होगा ना, देयर शैल बी अ गवर्नमेंट, देयर शुड बी इलेक्शन प्रोसेस, तभी तो फॉलो करेंगे। तो पहले इलेक्शन के पहले क्या चाहिए? संविधान। और संविधान बनाने के लिए क्या चाहिए? संविधान सभा।
कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली। तो ये चुनाव काय के लिए हुए थे? कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के लिए हुए थे। अब यहाँ पर एक पॉइंट कि भैया बड़ी प्यारी चीज बोली आपने कि ये भारत है, लेकिन आपको एक बड़ी प्यारी चीज और बताऊं कि अंग्रेज लोगों ने एक एहसान ये किया कि पूरे भारत पर राज नहीं किया। उन्होंने भारत के कुछ हिस्से खाली छोड़ रखे थे, जैसे हैदराबाद, राजस्थान, भोपाल, जूनागढ़, ये जम्मू कश्मीर, ये कुछ राज्य खाली इसलिए छोड़ दिए क्योंकि उनको वहां पे फायदा नहीं था। अब बॉम्बे, पंजाब, दिल्ली, अवध, बंगाल, मद्रास, यहाँ अंग्रेज लोग डायरेक्ट रूल करते थे। क्या करते थे? डायरेक्ट रूल। तो अंग्रेज लोगों के लिए दो जगह थी, एक तो डायरेक्ट रूल करने वाली जगह जिनको बोला गया प्रोविंशियल स्टेट्स। क्या बोला गया? जहां पर सरकार होगी, अंग्रेज होगी, अंग्रेज रूल करेंगे। और एक था इनडायरेक्ट रूल वाली जगह जिनको बोला गया प्रिंसली स्टेट्स, जिनको हिंदी में बोलते हैं रियासतें। रियासतें, जिन रियासतों को सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भारत में मिलाने की कोशिश करी थी। अब आप बोलोगे कि अंग्रेज जहां रह रहे होंगे वहां तो चुनाव होगा, लेकिन जहां नहीं रह रहे होंगे वहां चुनाव थोड़ी ना हो पाएगा, क्योंकि वहां पर इनडायरेक्ट रूल था। वहां पे सिर्फ क्या लेते थे ये लोग? टैक्स लेते थे। वहां से क्या लेते थे? सिर्फ टैक्स लेते थे। और यहां से क्या कर रहे हैं? यहां से डायरेक्ट रूल कर रहे हैं, रूल भी कर रहे हैं और टैक्स भी ले रहे हैं। जैसे राजस्थान में कुछ है नहीं तो राजस्थान को इनडायरेक्ट रूल करते थे। बोले ठीक है, 22 रियासत है राजस्थान की, 22 रियासत, अजमेर, बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, कोटा, भीलवाड़ा, बूंदी, ये सी रियासतें थी। 22 रियासत, 22 भरतपुर रियासत, 22 रियासत प्रिंसली स्टेट्स। इनसे क्या कर रखा था अंग्रेजों ने? बोल रखा था कि तुम साल में बस में टैक्स दे देना, हम तुम पर अटैक नहीं करेंगे, हम तुम पर रूल नहीं करेंगे। ठीक है भाई, ये भी बढ़िया काम है कि नहीं? लेकिन थे तो रूलर इनडायरेक्टली कौन? ब्रिटिशर्स। तो अब यहाँ अब भाई भारत का हिस्सा तो ये भी है। अब भाई भारत का हिस्सा तो राजस्थान भी तो है, हैदराबाद भी तो है, भाई भोपाल भी तो है, जूनागढ़ भी तो है, ये रियासतें भी तो है, ये रियासतें भी तो हैं, यहाँ की भी कुछ रियासतें भी तो हैं। अब यहाँ के लोगों के लिए संविधान नहीं बनेगा क्या? संविधान तो यहाँ के लोगों के लिए भी बनेगा ना। फिर तो पता है क्या बोला? एक काम करते हैं, जहां कर रहे हैं डायरेक्ट रूल, जहां कर रहे हैं डायरेक्ट रूल प्रोविंशियल स्टेट्स में, वहां पे हम कराएंगे इलेक्शन कि वहां के लोग अपने नेता को चुन के भेजो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में। बोले ठीक है। और बोले जहां पर कर रहे हैं इनडायरेक्ट रूल वहां पे करेंगे हम क्या? हेलो राजा, राजा जी, हाँ क्या करना है? आप अपने क्षेत्र से किसी भी एक इंसान को आपकी तरफ से भेज दो। तो बताओ डायरेक्ट रूल वाली एरिया में क्या हुआ था? वोटिंग किसके लिए? लेकिन इनडायरेक्ट रूल वाले के लिए क्या हुआ? नॉमिनेशन। क्या हुआ? नॉमिनेशन। नॉमिनेट करते ना, तो राजा ने क्या किया? अपने अपने एरिया वालों को नॉमिनेट किया। तो प्रिंसली स्टेट्स में तो क्या हुआ था? नॉमिनेटेड मेंबर थे, और इसमें कौन से मेंबर थे? इलेक्टेड मेंबर थे। ये दोनों ने मिलकर क्या बनाई? कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली। और ये सारी प्रोसेस हुई थी 1946 के अप्रैल से लेके सितंबर तक में। अप्रैल से लेके सितंबर तक में ये सारी प्रोसेस हुई थी। कौन सी प्रोसेस? कि कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली बनाओ। अब असेंबली बनेगी तो संविधान बनेगा। इतना लिख लो, स्ट्रक्चर वाइज ऐसा जैसा। इलेक्शन हो गया, अब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बैठी है बिल्कुल यहाँ पे। कहाँ पर? एक घर देखिए क्या बोल रहा है? समझ तो पड़ नहीं रहा। 4 बार 4 का 4 बार। अब सुनो, आपको पता पड़ गया कि 1946 में कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के इलेक्शन हो गए हैं, और दिसंबर 1946 से कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली का सेशन स्टार्ट हो गया। और पहला सेशन, फर्स्ट मीटिंग जो हुई कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की, वो हुई थी
9 दिसंबर 1946 को। सुनना, अब आपको मालूम है कि फर्स्ट असेंबली जो फर्स्ट मीटिंग हुई है वहां पे तो नॉर्मली सब कम ही लोग आएंगे ना, पहली मीटिंग स्कूल खुलते बच्चे जाते हैं कम ही आते हैं, ठीक है ना, तो कम ही लोग आएंगे। लेकिन ये कम लोग आना एक ये मैसेज था कि भारत में अभी भी कुछ रियासतें जुड़ी नहीं हैं, क्योंकि वो आना नहीं चाहती हैं। इसका मतलब ये बड़ा चैलेंज था ब्रदर्स, ये बड़ा चैलेंज, क्योंकि आजाद हुआ भारत और सब आ जाए आसानी से, हो ही नहीं सकता। हर कोई डरेगा, छोटी रियासतें तो डरेगी। जैसे हैदराबाद डर रहा था, हैदराबाद तो बड़ी रियासत थी, 1 करोड़ लोग थे हैदराबाद में, हैदराबाद डर रहा था, बोले यार हम भारत में गए तो हमारा शोषण होगा, क्योंकि हैदराबाद में मैक्सिमम मुस्लिम। जूनागढ़, भोपाल, ये रियासतें डर रही थी। तो 9 दिसंबर को पहली जो मीटिंग हुई ना, वो नॉर्मल मीटिंग थी, एक फॉर्मल मीटिंग की, हाँ ठीक है, पहली मीटिंग 9 दिसंबर 1946। अब लोग आए हैं तो उनको मॉनिटर तो कोई करेगा, तो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली का टेम्पररी प्रेसिडेंट बनाया गया। टेम्पररी मतलब 1-2 दिन के लिए, वो बनाया गया सच्चिदानंद सिन्हा को। सच्चिदानंद सिन्हा को क्या बनाया गया, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली का टेम्पररी प्रेसिडेंट। लेकिन फिर दूसरी मीटिंग होती है 11 दिसंबर 1946 को, और सेकंड मीटिंग में आप देखेंगे 3 पोस्ट अपॉइंट करी जाती है। एक परमानेंट प्रेसिडेंट बनाए जाते हैं, एक वाइस प्रेसिडेंट बनाए जाते हैं, किसके, असेंबली कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के, और एक कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर बनाए जाते हैं कि भैया हम सलाह देंगे, ऐसे सबकी सलाह सुन के हम तुम्हारी सलाह आगे पहुंचाएंगे, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर बनाए जाते हैं। परमानेंट प्रेसिडेंट बनाए गए थे राजेंद्र प्रसाद जी। कौन बनाए गए थे, राजेंद्र प्रसाद जी बनाए गए। वाइस प्रेसिडेंट बनाए गए एच.सी. मुखर्जी। कौन बनाए गए, एच.सी. मुखर्जी। और कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर बनाए गए बी.एन. राव। कौन बनाए गए, बी.एन. राव। अभी तक क्या देखा कि फर्स्ट असेंबली की मीटिंग हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, टेम्पररी प्रेसिडेंट बनाए गए सच्चिदानंद सिन्हा। 11 दिसंबर को परमानेंट प्रेसिडेंट, याद रहेगा नाम, राजेंद्र प्रसाद जी, क्योंकि भारत के पहले राष्ट्रपति भी रहे। फिर उसके बाद में वाइस प्रेसिडेंट बनाए गए एच.सी. मुखर्जी, और उसके साथ में एक जना और बनाया गया, कौन, बी.एन. राव। लेकिन दिक्कत क्या कि भैया जो ये असेंबली चल रही थी ना, उसमें बवाल मचा हुआ था, पहली मीटिंग दूसरी मीटिंग, लेकिन तब भी लोग आए नहीं रहे थे यार, तब भी लोग भारत में नहीं ज्वाइन हो रहे थे। फिर जिम्मेदारी उठाई एक पर्सन ने, और 13 दिसंबर को 1946 को कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में जवाहरलाल नेहरू ने एक ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पास किया है, जो संविधान की जान है। क्या पास किया, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। और सुनना क्या बोला बड़े प्यारे शब्दों में, हम भारत के लोग हैं और तुम सब भारत के निवासी हो जाओगे अगर तुम भारत में ज्वाइन होते हो, तो तुम लोगों का देखो। तो 9 दिसंबर को पहली मीटिंग हुई, टेम्पररी प्रेसिडेंट बनाया गया सच्चिदानंद सिन्हा, कम लोग आए थे। 11 दिसंबर को सेकंड मीटिंग, परमानेंट प्रेसिडेंट बनाए गए राजेंद्र प्रसाद, वाइस प्रेसिडेंट बनाए गए एच.सी. मुखर्जी, और कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर बनाया गया बी.एन. राव। क्योंकि भारत के अंदर अभी अब एक ड्राफ्ट होना, तैयार होना स्टार्ट करना था। आगे चल के भीमराव अंबेडकर के बारे में पढ़ेंगे अलग से, कल अपन उनके बारे में थोड़ा सा 10-15 मिनट देंगे उनको और उनके टॉपिक को समझेंगे। लेकिन 13 दिसंबर को एक बहुत बड़ा इवेंट हुआ। उस इवेंट का नाम था कि वहां पर उस समय पर जवाहरलाल नेहरू ने ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पास किया, और वो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जवाहरलाल नेहरू ने इसलिए पास किया क्योंकि जो रियासतें भारत में ज्वाइन नहीं होना चाह रही थी, उन वो रियासतें भारत में ज्वाइन हो सके। और जैसे ही ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पास हुआ, ये ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन ने रियासतों को एक बिलीफ, एक फेथ, एक ट्रस्ट दिया कि हाँ आपका आगे चल के इंडिपेंडेंट इंडिया में एक्सप्लॉयटेशन नहीं होगा। सर ये प्रिंसली स्टेट में हैदराबाद तो सर, हाँ लिखना तो, लेकिन इनको ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन से पास ज्वाइन नहीं किया गया, उनको ऑपरेशन पुल चलाया गया और उससे जोड़ा गया था, क्योंकि वो रियासत भारत में ज्वाइन होना चाहती थी।
क्योंकि वो हो सकता है पाकिस्तान के द्वारा फंड हो रही हो, हाँ या फिर हो सकता है वो ब्रिटिशर्स के द्वारा हेल्प जबरदस्ती उसको इंडिया में ले लिया हैदराबाद को। हैदराबाद के निजाम। और कैसे दिया था मैं आपको फोटो दिखा, पाकिस्तान में भी है अलग दिखेगा। जवाहरलाल नेहरू नहीं, मैं आपको नाम बताऊंगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जब, आप लोग देखिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जब हैदराबाद के निज़ाम को भारत में मिला लिया, साइन करवा लिए, तो आप शक्ल देखो निज़ाम की, थोड़ा सा बना रखा है, लेकिन सरदार पटेल की शक्ल देखो कितनी खुश हो रखी है। क्योंकि इतनी बड़ी रियासत, ये अमीर लोगों में से था, दुनिया के बहुत अमीर लोगों में से, लेकिन ताकत तभी तक रहती जब तक आपका बोलबाला चलता है। अभी इनकी ताकत चल रही थी, इन्होंने इनको मिला दिया। वो देखो क्या पर्सनैलिटी है इनकी, सरदार पटेल जी की। जो ये मूर्ति लगी सीआरपी चौराहे, क्योंकि सीआरपी को आएगा इनमें लोग भूल गया। सीआरपी की उद्घाटना